हेलो साथियों। आज हम लोग ये टॉपिक जो आपका क्लास 10th से संबंधित है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है, इसको देखेंगे। और साथ ही साथ इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इन सभी अभिक्रियाओं के बारे में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ देखें, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, विस्थापन, ये उपचयन, इसी को ऑक्सीकरण कहते हैं, और अपचयन अभिक्रिया देखें। और साथ ही साथ दोनों जब मिलाकर आप रिएक्शन देखते हैं तो रिडॉक्स रिएक्शन, ये सब देखने वाले हैं। तो एक एक करके अभी देखेंगे हम लोग। पहले तो ये रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण किसे कहते हैं, इसे देखिए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन नहीं। और रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के अशाब्दिक तथा संक्षिप्त में बताना रासायनिक समीकरण ही होता है। मतलब जब हम उसको उसके रासायनिक सूत्रों द्वारा, यानी आणविक सूत्र उसी को कहते हैं, आणविक सूत्रों द्वारा या संकेतों द्वारा जब प्रदर्शित करते हैं तो प्राप्त समीकरण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अच्छा, जब ये संतुलित नहीं होता तब कंकाली समीकरण कहलाता है। देखिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं। जैसे आप इसे देखिए, ये क्या है? कंकाली समीकरण है। आप चेक करिए, तो इसे आप चेक करें तो ये आपका क्या है? कंकाली समीकरण। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर आप चेक करें, Fe 1 है, लेकिन यहाँ Fe 3 है ना। जब आयरन की क्रिया वाटर के साथ क्रिया करवाते हैं तो Fe3O4 प्लस H2 ये असंतुलित है, तो ये कंकाली है। अच्छा, जब हम इसे संतुलित कर देते हैं, ज़रा देखें, जब संतुलित कर देते हैं तब ये क्या कहलाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखिए, संतुलित में क्या है? 3Fe यहाँ है, 3 यहाँ कर दिए, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, 4 2 जा 8 ऑक्सीजन। अगर आप चेक करें तो यहाँ पर 4 है और यहाँ कॉमन में 4 है। तो इस तरीके से ये संतुलित है। तो ये तो समझ गए होंगे। रस समीकरण मिति गुणांक किसे कहते हैं? देखिए, रस समीकरण मिति गुणांक क्या है? तो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद से पहले प्रयुक्त अंक रस समीकरण मिति गुणांक होते हैं। अभिकारकों व उत्पादों के मध्य मात्रात्मक संबंध भी ये दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए Fe, वही एग्जाम्पल सेम टू सेम लिया गया। और इस अभिक्रिया में Fe का रस समीकरण मिति गुणांक क्या होगा? तो आप बताएंगे, समीकरण जब संतुलित करेंगे तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? यहाँ चेक करिए, देखिए 3 है तो यहाँ 3 करेंगे। अब पूछा गया Fe का क्या होगा, तो आप यही बता देंगे कि इसमें 3 होगा। क्या हो जाएगा? 3। जो समीकरण संतुलित करते हैं उसके पहले नंबर लगाते हैं, वही इसका रस समीकरण मिति गुणांक होगा। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, आंसर इसका 3 हो जाएगा। ठीक, तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ विशेष समझाना नहीं है, आप समझ लेंगे, इसको सिंपल है। अब देखते हैं हम लोग एक एक करके, इसमें ये टाइप्स देख लेते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब रासायनिक अभिक्रियाएं देखिए, संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, उपचयन व अपचयन अभिक्रिया है, रिडॉक्स रिएक्शन यानी रिडॉक्स अभिक्रिया है। एक एक करके देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया देखिए, संयोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया में आपको मिल रहा होगा 2 या 2 से अधिक अभिकारकों के संयोग। ध्यान देना है यहाँ, महत्वपूर्ण बात क्या? संयोग, महत्वपूर्ण बात, मतलब जुड़ जाते हैं। तो जब जुड़ते हैं 2 या 2 से अधिक, तो एक ही उत्पाद जब बने, वही पहचान है संयोजन का। तो एकल उत्पाद संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। सामान्यतः संयोजन अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है, उत्सर्जित होती है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है यह। ठीक, एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे यहाँ कि मैग्नीशियम स्ट्रिप रिबन को वायु के साथ जब गर्म करते हैं, देखिए यहाँ पर चेक करिए,
इसमें चेक करें तो यहाँ देखने को मिल रहा होगा, इस रिएक्शन को देखें तो जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, श्वेत पाउडर। ठीक, तो यह क्या कहलाएगा, ये इसे आप कहेंगे कि यह संयोजन यहाँ हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि आप चेक करिए यहाँ देखें तो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलकर एक ही उत्पाद बना रहा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से यहाँ कोई मीन्स नहीं है, एक ही कंपाउंड बन रहा है। अगर दो अलग अलग कोई एलिमेंट्स मिल करके या कंपाउंड्स मिल करके एक ही बना रहे हैं, यहाँ प्लस करके न लिखा गया हो, अगर कोई दूसरा कुछ एक ही बन रहा हो तो वो संयोजन कहलाता है। ठीक, अब देखें यहाँ देखिए मैग्नीशियम रिबन को वायु पुनः देखें, मैग्नीशियम रिबन को वायु के साथ गर्म करने पर चमकदार ज्वाला के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत पाउडर बनता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले इसे रेगमाल से साफ किया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम पहले से मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में होता है। और मैग्नीशियम रिबन को देखें, मैग्नीशियम रिबन को जलाकर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त करना योगात्मक तथा ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक, योगात्मक है और साथ ही साथ ऑक्सीकरण। क्यों ऑक्सीकरण है, क्योंकि ऑक्सीजन को वो क्या, ऑक्सीजन यहाँ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना भी मैग्नीशियम में आप चेक करें, चाहे यहाँ हाइड्रोजन के साथ, तो वो ऑक्सीकरण कहलाएगा। ठीक, सिंपल। ये दूसरा आप देखें यहाँ, ये भी है योगात्मक। इसमें देखें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों जुड़ करके एक ही बनाया, तो ये भी योगात्मक। इसमें हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा, पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा यहाँ, तो ये भी क्या है आपका योगात्मक अभिक्रिया। यानी वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाना, यह भी क्या है योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक, वनस्पति तेलों का उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण इसे कहते हैं। बिना बुझे चूने की जल से अभिक्रिया अगर आप करवाएं, बिना बुझे चूने की जल से अभिक्रिया करवाएं तो यह भी आपका क्या कहलाएगा, यह भी आपका कहलाएगा योगात्मक अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि देखें यहाँ ध्यान से तो देखने को मिल रहा होगा कैल्शियम ऑक्साइड और ये वाटर, ये आपस में जुड़ करके क्या बना दिया, कैल्शियम। अब यहाँ थोड़ा फार्मूला करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखें गलत दिया है, तो आप इसे बना लेंगे क्या, CaOH होल ट्वाइस। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, चूने का पानी। तो इस तरीके से ये आपका योगात्मक अभिक्रिया हुआ। अब आप चेक करें वियोजन अभिक्रिया। वियोजन में क्या होता है, देखें ये 3 प्रकार का देखने को मिलेगा। एक तो मिलेगा आपका यहाँ तापीय अपघटन, वैद्युत अपघटन, प्रकाशिक वियोजन। ठीक, तो एकल अभिकारक का 2 या 2 से अधिक उत्पादों में बदलना वियोजन कहलाता है। सामान्यतः वियोजन अभिक्रिया ऊष्माशोषी होती है और वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। ऊष्माशोषी होती है, कोई एक रहेगा ना, कोई एक ही रहे, अभी जैसे एक ही ऐसे कंपाउंड रहे और इसको हीट कर दें, क्या करें, इसको हीट कर दें, हीट कर देते हैं अगर, तो ये छोटे छोटे में टूट जाए, छोटे छोटे में, ऐसे छोटे छोटे में टूट जाए, प्लस ये समझिए ऐसे छोटे छोटे में ये टूट जाए, तो ये एक ही सिंगल अगर रहे, सिंगल रहे, इसको हीट करके छोटे छोटे कंपाउंड में तोड़ दें तो ये वियोजन हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके तापीय, जब टेम्परेचर देकर उसे तोड़ते हैं। देखें ये तापीय वियोजन, देखिए फेरस सल्फेट का तापीय विघटन करते हैं, हरा रंग होता है, गर्म करते हैं या FeSO4 बनता है अगेन, और इसको गर्म करते रहते हैं तो फेरिक ऑक्साइड। और यहाँ पर देखिए विशिष्ट प्रकार का ये रिएक्शन है, इसमें 2 प्रकार के गैसें निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये विशिष्ट तीक्ष्ण गंध देते हैं। तो ये याद रखिए, यही एक ऐसा अभिक्रिया आपको यही एक ऐसी मिलेगी जिसमें सल्फर के 2 ऑक्साइड निकलते हैं इसमें। ठीक, तो यहाँ देखें ताप दिए हैं, ताप क्या दिए हैं, ताप दिए हैं, तभी तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये गर्म, देखिए गर्म का यहाँ चिन्ह दिया गया ना।
तो इसीलिए इसको तापीय वियोजन कह रहे हैं। अब लेड नाइट्रेट में भी यही आपको देखने को मिलेगा। लेड नाइट्रेट का तापीय विघटन करेंगे, लेड नाइट्रेट को हीट किए तो लेड ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिला। ठीक, ये एक बात बहुत महत्वपूर्ण इसमें समझिए कि ये जो NO2 है, NO2 गैस है, यह कैसी है, तो ये भूरे रंग की गैस होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछता है कहीं कहीं। चूने पत्थर का तापीय वियोजन करेंगे। अभी टेम्परेचर ही सब ताप ही देकर किया जा रहा है। चूने पत्थर का तापीय वियोजन देखें, चूना पत्थर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इसे कहते हैं। हीट आप करेंगे इसको 1000 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या बनेगा देखें, कैल्शियम ऑक्साइड, शुष्क चूना और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी को आप CaO को क्या कह देते हैं, तो इसी को आप बिना बुझा हुआ चूना, जब पानी डाल देंगे तो बुझ गया तो CaOH होल ट्वाइस बन जाता है, तो उसे कहते हैं चूने का पानी या बुझा हुआ चूना। और देखिए जैसे थोड़ा सा नोटेड पॉइंट यहाँ कुछ है, यहाँ समझें। संगमरमर जो ताजमहल है ये मटमैला हो रहा है किसके कारण, तो आप बताएंगे कि ये अम्लीय वर्षक कारण। इसके लिए मुख्य घटक कौन है, तो SO2 के साथ साथ यहाँ NO2 भी लिखना चाहिए था। NO2 और SO2 दोनों होते हैं, ध्यान देना है। आगे देखें, कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा आपको यहाँ कि उसकी कुछ क्वेश्चन जैसे निम्न अभिक्रिया में ABC व D को बताइए, है ना। यहाँ आपको बताना है A क्या है, फिर B C D ये क्या है। तो देखें सिंपल है, इसको अगर आप हीट कर रहे हैं तो यहाँ तो FeSO4 बन जाएगा। तो FeSO4 देखिए कहाँ दिया गया है, एक तो यहाँ दिया गया है, एक मिनट ज़रा देखें, एक तो आपको FeSO4 यहाँ दिया गया है, यहाँ दिया गया है, ठीक है। अब जब गर्म करेंगे तो B C और D बनेगा। CD तो अभी आप जस्ट थोड़ी देर पहले ही देखे हैं। CD में क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो देखिए इसमें तो नहीं मिल रहा है। अब इसमें हाँ यहाँ देखिए, यहाँ ये मिल रहा है, यहाँ पर ये मिल रहा है। अच्छा FeSO4 यहाँ भी है, FeSO4 यहाँ भी है, Fe3O4 यहाँ भी है, और हाँ लेकिन यहाँ Fe3O4 है, ध्यान देना। यहाँ Fe2O3 बनेगा, तो ये तो ऐसे गया। इसमें SO3 न होने के कारण ये भी गया। और नीचे वाले में देखें, इसमें ज़रा चेक करिए तो इसमें आपको मिल रहा है, इसमें FeSO4 Fe2O3 SO2 SO3, तो ये विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसका सलूशन भी नीचे दिया गया है, तो ये तो आप देख सकते हैं, वो ऊपर भी देखे थे, सेम टू सेम वही रिएक्शन ही है। लेड नाइट्रेट से संबंधित अभी ऊपर चेक किए थे आप, ये इसको हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड, ब्राउन कलर की गैस। अब वैद्युत अपघटन जरा समझिए, अभी तापीय अपघटन हम लोग समझ रहे थे। अब वैद्युत अपघटन देखिए, किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करके छोटे छोटे पदार्थों में विभक्त करना वैद्युत अपघटन कहलाता है। क्या प्रवाहित करके, तो आपको याद होना चाहिए इसमें विद्युत धारा, बहुत इम्पोर्टेंट। इसके पहले गर्म कर रहे थे, गर्म करेंगे तापीय अपघटन, विद्युत प्रवाहित करेंगे तो वैद्युत अपघटन। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड में आपके कैथोड और एनोड मिलेंगे एक ही पात्र में, ध्यान देना। ये इलेक्ट्रोड रहेंगे, मतलब कैथोड एनोड, और इसमें हमें वाटर को लेना है और इसका क्या करना है, अपघटन। एसिड की मात्रा में थोड़ा सा एसिड मिलाएंगे, यहाँ पर ऑलरेडी वो एसिड मिलाया जाता है वैद्युत अपघट्य के रूप में। तो ये अपघटित हो जाएगा, क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस। तो अब कभी पूछता है कि इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये कहाँ पर, किस इलेक्ट्रोड पर निकलेंगी, तो याद रखना है, ऐसे याद रखिए जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन पर प्लस आता है, ऑक्सीजन पर माइनस। क्यों, क्योंकि अधिक विद्युत ऋणात्मक है तो माइनस वाला प्लस की ओर जाकर निकलेगा। और प्लस कौन है, तो यहाँ देख पा रहे हैं एनोड है, और यानी ऑक्सीजन यहाँ निकलेगी, ऑक्सीजन एनोड पर, और हाइड्रोजन कहाँ निकलेगी, हाइड्रोजन कैथोड पर। ठीक, क्यों, क्योंकि प्लस जाएगा कहाँ, माइनस की ओर। तो इसे भी याद रख के चलना है। देखें
जल का वैद्युत अपघटन 6 वोल्टता पर होता है, इसे भी याद रखे रहिए, ये डाटा कभी पूछ लेता है। 6 वोल्टता जल का वैद्युत अपघटन अम्लीय, क्षारीय, लवणीय माध्यम में होता है, चाहे अम्लीय रहे, क्षारीय या फिर लवणीय। जल के अणु को वैद्युत अपघटन से प्राप्त H2 और O2 का मोलर अनुपात 2:1 होता है। यहीं अभी आप इसको देख लीजिए, यहाँ देखें, ये मिलेगा 2:1, क्योंकि H2 के 2 अणु और O2 के 1 अणु। ठीक, अब जल के अणु के वैद्युत अपघटन के दौरान जो है वो कैथोड पर हाइड्रोजन, एनोड पर ऑक्सीजन, इसको तो अभी हम जस्ट बताए ही थे। फिर से देख लीजिए, यहाँ जल के अणु के वैद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन। ठीक, कैथोड जो है वो निगेटिव है तो उसकी ओर पॉजिटिव वाला जाएगा, अर्थात हाइड्रोजन जाएगा। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। यदि जल को गर्म करें लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पर तो इसकी pH घट जाएगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से pH घटता बढ़ता है, लगभग 6.5 हो जाएगा। जबकि अत्यधिक ठंडा करने पर pH बढ़ भी जाता है, लगभग कितना हो जाएगा, 8। तो ये भी याद रखे रहिए। प्रकाशिक अपघटन देखते हैं। प्रकाशिक अपघटन देखिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिकारक अणुओं का टूटना ही प्रकाशिक अपघटन कहलाता है। प्रकाश की उपस्थिति में मुक्त मूलक बनते हैं। ठीक, मुक्त मूलक फ्री रेडिकल बनता है। अब एग्जाम्पल आप देख लेंगे, ज़्यादा समझ आ जाएगा। देखिए, सिल्वर नाइट्रेट का प्रकाशीय अपघटन यहाँ चेक करें, देखें H न्यू मतलब सनलाइट की उपस्थिति में क्रिया हुई है। तो ऐसे में श्वेत अवशेष देखें जरा सा, AgCl का ये है, ये हीट करेंगे तो धूसर रंग का हो जाएगा और साथ ही साथ ये Ag अलग, Cl अलग हो जाता है। ठीक, ये सनलाइट में ही हो जाता है, ध्यान देना। अब AgCl जरा ध्यान से देखें, AgCl को प्रकाश के संपर्क में लाने पर धूसर रंग का, थोड़ा सा गाढ़ा धूसर रंग का हो जाता है और पदार्थ Ag बनता है। सेकंड एग्जाम्पल, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रकाशीय अपघटन करें तो AgBr जो है ये प्रकाश की उपस्थिति में, देखिए यहाँ पर, ये प्रकाश की उपस्थिति में ये AgBr में कन्वर्ट हो जाता है। AgBr का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। श्वेत श्याम मतलब ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में AgBr का उपयोग करते हैं। इस पॉइंट को एकदम याद रखें, बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है। ठीक, अब देखें विस्थापन अभिक्रिया, देखिए क्या है। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसके लिए आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। ठीक, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या एक एक्टिविटी सीरीज, उसी को आप कहते हैं, है ना। सक्रियता श्रेणी जो है वो याद रखना पड़ेगा। तो देखते हैं, अगर अभी मिलेगा तो बताएंगे आपको, वैसे भी आप इसे जानते होंगे। तो विस्थापन अभिक्रिया देखिए, किसी तत्व द्वारा दूसरे यौगिक में से तत्व समूह का प्रतिस्थापन या विस्थापन करना ही प्रतिस्थापन विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक होता है सिंगल और एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो एकल विस्थापन क्या है, अब समझिए। जैसे मान लीजिए जनरल में कि A + B से क्रिया करवाई गई, तो ए क्या किया कि B को रिप्लेस करके C से क्रिया कर लिया, तो AC बना लिया। अब यहाँ कम समझ में आएगा तो उदाहरण देखिए, जैसे आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट्स करवाएं तो क्या हुआ इसमें, FeCu को बाहर निकाल करके SO4 से क्रिया करके FeSO4 बना लिया, Cu बाहर गया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि Fe जो है वो ज़्यादा क्रियाशील है किससे, Cu से। यही मुख्य रीजन है, वो सीरीज यही बताती है। और ऐसे ही लोहे का ज़रा देखें यहाँ, लोहे का भूरा होना, Fe का FeSO4 में बदलना, और ऐसे नीला रंग का मलिन होना, CuSO4 का Cu में बदलना। ठीक, ये सब है। जिंक के साथ CuSO4 क्रिया करवाएं, ZnSO4, ये भी एकल विस्थापन है। अब देखिए जिंक जो है, जिंक ध्यान दीजिए, जिंक CuSO4 से क्रिया करके ZnSO4 + Cu बनाया, क्यों, क्योंकि कहेंगे कि क्योंकि
Zn जो है ये Cu से अधिक क्रियाशील है। ठीक, याद रखे रहिए। अभी यही Cu दे देता, Cu प्लस ZnSO4, अब कहता क्या बनेगा, तो आप कहेंगे नो रिएक्शन। रिएक्शन नहीं होता, अब क्रिया ही नहीं होती, याद रखना है, क्योंकि Cu जो है वो Zn को रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक, आगे देखें। अब यहाँ मिल रहा होगा Zn कॉपर से अधिक सक्रिय धातु है, अतः Cu को विस्थापित कर देगी। कौन कर देगी? Zn। और इसी कारण Zn के पात्र में CuSO4 विलयन नहीं भरा जा सकता, पात्र की दीवारों में छिद्र उत्पन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे वह उसका क्षरण कर देगा। और वो ये आप यहाँ इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक, तो अब जैसे इसमें अगर Cu का पात्र है, Cu अगर जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट अगर आप इसमें रखे हैं तब तो आप ठीक है रखिए, लेकिन जिंक के पात्र में CuSO4 विलयन नहीं आप रख सकते, जबकि Cu का पात्र अगर है तब उसमें आप रख सकते हैं, क्योंकि वो जिंक सल्फेट ऑलरेडी स्टेबल है, क्रिया ही नहीं करेगा। ठीक, बट यहाँ देखें, इसमें ये इम्पोर्टेंट है, इसमें देखिए ज़रा, इसमें देखने को मिल रहा होगा कि CuSO4 सॉल्यूशन है और जिंक का पात्र। अब जिंक क्या करेगा, क्रिया करते 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 धीरे धीरे Cu को निकाल कर CuSO4 बना लेगा, तो जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देगा, वह पात्र में छेद हो जाएगा, जिससे ये पूरा यानी स्पॉइल हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा धीरे धीरे। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन Cu, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक, तो जिंक प्लस H2SO4 क्रिया होगी, जिंक सल्फेट बनेगा, लेड के साथ क्रिया करवाएंगे CuCl2 की, तो लेड क्लोराइड बन जाएगा। ठीक, क्योंकि लेड भी Cu से ज़्यादा क्रियाशील है ना, इसलिए Cu को रिप्लेस कर देगा। अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक, द्विविस्थापन अभिक्रिया, दो बार यही होगा। देखें यहाँ पर, जैसे बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से क्रिया करवाएंगे तो बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड बनेगा। देखिए बेरियम क्लोराइड में ध्यान से देखें, बेरियम क्या कर रहा है, बेरियम Cu को बेरियम Cu को नहीं, यहाँ सोडियम है ना, तो बेरियम सोडियम को रिप्लेस कर देगा और किससे क्रिया कर लेगा, इस SO4 से, तो BaSO4 बन गया। अब Na और Cl ये आपस में मिल करके NaCl बना लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से देखें, यह द्विविस्थापन तथा अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। इस अभिक्रिया में श्वेत अवक्षेप BaSO4 का बनता है, विलयन में केवल NaCl ही रहता है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड देखें, नेक्स्ट बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया करवाएंगे, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये बन जाएगा। सिंपल, वो डबल डिस्प्लेसमेंट ही है। यहाँ एग्जाम्पल से समझिए ज़रा सा। देखिए ये रिएक्शन दिया गया, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, अब समझिए। इसमें तो देखने को मिल रहा है कि Fe जो है Fe2O3 में ऑक्सीजन को एल्युमिनियम जो है रिप्लेस कर रहा है, तो Al2O3 बना, Fe को बाहर निकाल दिया। मतलब क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। क्या है, सॉरी वियोजन नहीं, विस्थापन, वियोजन नहीं विस्थापन सही है, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। वियोजन तो वो होता है जैसे कोई एक टूटे, वो गलती से हम यहाँ बोल गए जल्दबाजी में, ध्यान दें, विस्थापन अभिक्रिया होगी, तो इसे समझते रहिए। ऊष्माशोषी व ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, जरा देखें। ऊष्माशोषी व ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्षेपण हो, ऊष्मा निकले, है ना, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए, अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का क्षेपण उत्सर्जन किया जाता है, वो उत्पाद की इंथैल्पी घटती है ना। सामान्यतः संयोजन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। संयोजन मतलब जब कहीं संयोग हो रहा हो, जुड़ रहे हों, तो वहाँ पर सामान्यतः ध्यान दें, वहाँ पर ऊष्माक्षेपी होता है। अब प्राकृतिक गैस का अगर आप दहन कर रहे हैं तो ऊष्मा निकलेगी। भाई ये तो सिंपल, प्राकृतिक गैस ये मीथेन है, इसका दहन करेंगे CO2 H2O ये निकलेगा, और यहाँ पर क्या होगा, कुछ ऊर्जा भी निकलेगी, ये जानते हैं। और श्वसन जरा देखिए, श्वसन देखिए,
जैसे ग्लूकोज का हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण करते हैं हम लोग, तो दहन होता है। दहन होगा, CO2 शोषण के दौरान निकालते हैं, H2O ये भी बनता है, और साथ ही साथ देखें हमें एनर्जी की फॉर्म में ये ATP के रूप में, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट के रूप में ये मिलता है। साग सब्जियों का वनस्पति का विघटन, यह भी क्या है, ऊष्माक्षेपी। चूने में पानी मिलाएं तब भी क्या होगा, ऊष्मा या ऊर्जा निकलेगी। ठीक, तो ये भी क्या कहलाएगा, इसे भी आप कहेंगे कि यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी क्या होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में जैसे कोई आप एक यहाँ देखें ऊष्माशोषी से संबंधित बातें थोड़ा सा, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसे अभी 1000 पर हीट करें तो 1000 इसमें अब हमें हीट देना पड़ रहा है, तो ये आपका CaO और साथ ही साथ CO2 बनेगा ना। तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं। जैसे कोई एक सिंगल रहे, याद किए रहिए, कोई एक सिंगल कंपाउंड रहे और इसको हम गर्म करके 2 या 2 से अधिक में तोड़ रहे हैं, तो वो क्या होगा, ऊष्माशोषी होगा, याद रखना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको कवर किया। इसमें अच्छा कुछ बच रहे हैं, जैसे क्या क्या बच रहा है देखें, यहाँ से पता चल जाएगा कि यहाँ, हाँ, विस्थापन तो देख लिए, ये 2 बच रहे हैं अगर आप ध्यान से देखें तो, ये ऑक्सीकरण अपचयन और ये रिडॉक्स अभिक्रिया ये बच रहा है। तो इसका जो वीडियो होगा हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के रूप में दे देंगे, तो उसे आप देख लीजिएगा। तो ठीक, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।